हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय चौमेला के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बीए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी से फर्स्ट पेपर समाजशास्त्र के सिद्धांत से समाजीकरण के स्तर एवं प्रक्रियाओं पर चर्चा करेंगे। मेरे पिछले वीडियो में हमने समाजीकरण का अर्थ, उसकी विशेषता एवं उद्देश्यों पर चर्चा की थी। आज हम समाजीकरण के स्तर एवं प्रक्रिया को जानेंगे। समाजीकरण की प्रक्रिया बच्चे के जन्म के बाद से ही प्रारंभ हो जाती है। मानव शरीर की रचना अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। विकसित मस्तिष्क, केंद्रित की जा सकने वाली दृष्टि, घुमाई जा सकने वाली गर्दन, हाथ की रचना और अंगूठे की विशेष स्थिति आदि के कारण मानव में ही सभ्यता एवं संस्कृति के निर्माण की क्षमता है। उसकी इस विशिष्ट संरचना के कारण ही उसमें सीखने के गुण पाए जाते हैं और सामाजिक सीख के द्वारा वह अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। सीखने का कार्य केवल समाज में ही संभव है। इसलिए ही पार्सन्स कहते हैं कि बच्चा उस पत्थर के समान है जिसे जन्म के समय सामाजिक तालाब में फेंक दिया जाता है, जिसमें रहकर वह समाजीकरण करता है और समाज का अंग बन जाता है। लुंडबर्ग ने समाजीकरण को एक सूत्र के द्वारा प्रकट किया जो इस प्रकार से है: व्यक्ति गुणा समाज बराबर सामाजिक व्यवहार बराबर समाजीकरण। अर्थात व्यक्ति और समाज मिलकर सामाजिक व्यवहार बनता है और उसके द्वारा समाजीकरण के द्वारा यह प्रक्रिया पूर्ण होती है। बच्चे का मस्तिष्क इतना कोमल होता है कि उसे किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है, कोई भी बात सिखाई जा सकती है। विभिन्न समयों में बच्चा विभिन्न प्रकार की बातें सीखता है और यह कार्य परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, स्कूल एवं द्वितीयक संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। बच्चे द्वारा सीखने की अवस्था को मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने 6 भागों में बांटा था। प्रथम अवस्था में स्तनपान करते समय बच्चा माता के वक्ष एवं स्तनों में सनसनी महसूस करता है। दूसरी अवस्था में बच्चा किसी वस्तु को एक कोण से देखता है और जब वह वस्तु आंखों से ओझल हो जाती है तो उसे ढूंढता भी नहीं है। तीसरी अवस्था में शिशु जो देखता है उसे वह अपनी पहुंच में है उसे पकड़ने का प्रयास करता है। ज्ञानेंद्रियों जैसे कि आँख, कान, नाक एवं त्वचा से प्राप्त सूचनाओं को समायोजित करने लगता है। यह अवस्था 3 से 6 माह के बीच की है। चौथी अवस्था, जिसमें 9 से 10 माह के बीच की होती है, बच्चा छिपी हुई चीज़ों को ढूंढने का प्रयास करता है। यदि कपड़े के नीचे कुछ छुपा दिया जाता है तो वह कपड़े को हटा देगा, किंतु वह स्थान परिवर्तन के क्रम को नहीं समझ पाता। यदि एक खिलौने को उसके सामने ही दूसरे कपड़े में छिपा दें, फिर भी वह पहले वाले कपड़े में के नीचे ही उसे ढूंढता रहता है। पाँचवीं अवस्था, जो कि 12 से 18 वर्ष या 12 से 18 माह के बीच होती है, वह स्थान परिवर्तन के क्रम को भी जानने लगता है। छठी अवस्था 15 से 19 माह के बीच की होती है। वह पदार्थ का चित्रण करने लगता है ताकि वह उसकी अनुपस्थिति में भी उसकी कल्पना कर सके। अब बच्चा इस स्थिति में होता है कि वह बाह्य जगत की वस्तुओं को आत्मीकृत कर सके। जब बालक बार बार किसी वस्तु को छूता है, देखता है, तो उसके मस्तिष्क में उस वस्तु के चिन्ह अवशेष के रूप में रह जाते हैं और उस वस्तु के सामने आने पर वह उसे पहचान लेता है। इसे ही वस्तु का आंतरिकरण करना कहते हैं। सीखने की यह प्रक्रिया यहीं समाप्त नहीं होती, वरन जीवन पर्यंत चलती रहती है और उसी के द्वारा बच्चे का समाजीकरण होता है। समाजीकरण का कार्य विभिन्न स्तरों या सोपानों में होता है। इन सोपानों की संख्या के बारे में मनोवैज्ञानिकों एवं समाजशास्त्र में मतभेद है। फ्रायड ने 7 एवं जॉनसन ने 4 सोपानों का उल्लेख किया है। इन सोपानों में बच्चों को सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करना, अन्य व्यक्तियों के समान व्यवहार करना, आत्म का विकास करना एवं व्यक्तित्व का निर्माण करना सिखाया जाता है। यहाँ हम समाजीकरण के कुछ प्रमुख स्तरों और होने वाली प्रक्रियाओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मौखिक अवस्था। गर्भ में भ्रूण गर्म और आरामपूर्वक रहता है। जन्म के समय शिशु प्रथम संकट का सामना करता है। उसे सांस लेनी होती है, उसे पेट भरने के लिए काफ़ी श्रम करना पड़ता है। उसे सर्दी, गीलेपन और अन्य असुविधाओं से पीड़ा होती है। वह रोता चिल्लाता है। समाजीकरण का यह प्रथम चरण है जिसमें बच्चा मौखिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहता है। बच्चा अपने भोजन के समय के बारे में निश्चित अपेक्षाएं बनाने लगता है और वह अपनी देखभाल के लिए संकेत देना सीखता है। शिशु अपना सुख दुख मुख के माध्यम से
वह मुंह के हाव भावों से प्रकट करता है, इसलिए ही इसे मौखिक अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा परिवार में अपनी माँ के अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता। पार्सन्स इस बारे में बताते हैं कि परिवार के अन्य सदस्यों के लिए बच्चा एक संपदा से थोड़ा ही अधिक होता है। पिता या परिवार का अन्य सदस्य माता के साथ साथ बालक की देखभाल करने लगे तो भी भूमिका विभेद नहीं होता, वह माता की भूमिका ही निभाता है। इस अवस्था में बच्चा अपनी माँ की भूमिका में अंतर नहीं कर पाता, अतः वह अपनी माँ को पृथक नहीं समझता। माता और शिशु मिले हुए रहते हैं। इस स्थिति को फ्रायड ने प्राथमिक परिचय कहा है। इस अवस्था में बच्चा धीरे धीरे भूख पर नियंत्रण करना सीखता है। उसे माँ के शारीरिक संपर्क से आनंद अनुभव होने लगता है। इस सोपान की अवधि 1-1.5 वर्ष तक की होती है। अब हम अगले चरण पर चर्चा करेंगे, जिसे हम शौच अवस्था कहते हैं। समाजीकरण का दूसरा स्तर विभिन्न प्रकार के परिवारों एवं समाजों में भिन्न भिन्न आयु में प्रारंभ होता है। अमेरिकन समाजों में यह अवस्था पहले वर्ष से प्रारंभ होकर तीसरे वर्ष में समाप्त हो जाती है। हमारे समाज में यह 1.5-2 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 3-4 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था में बच्चे से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने आप को थोड़ा बहुत स्वयं संभाले। इस समय उसे शौच प्रशिक्षण दिया जाता है। बच्चे को कब और कहाँ शौच करना चाहिए का उसे ज्ञान कराया जाता है। हाथ साफ करने, कपड़े मैले न करने आदि की भी उसे शिक्षा दी जाती है। इस अवस्था में बच्चा अपनी और अपनी माँ की भूमिका को आंतरिकृत करता है। वह माँ से प्यार पाता है और उसे प्यार करता है। सही व्यवहार करने पर उसे माँ से प्यार मिलता है और गलत व्यवहार करने पर उसे दंड मिलता है। सभी समाजों में बच्चों को गलत व सही के भेद करना इस अवस्था में सिखाया जाता है। सही व्यवहार के लिए उसे पुरस्कृत एवं गलत के लिए दंडित किया जाता है। इस अवस्था में माँ की दोहरी भूमिका होती है। एक तरफ वह बच्चे को शौच प्रशिक्षण देती है और दूसरी तरफ वह परिवार के सभी कार्यों में भी भाग लेती है। इस अवस्था में माँ बच्चे के लिए एक साधक नेता होती है, क्योंकि बच्चे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह अभी भी मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है। बालक इस प्रणाली में सहयोग और प्यार देकर भावात्मक योगदान देता है। इस अवस्था में बच्चा अपने परिवार व समाज के सामान्य मूल्यों से परिचित होता है, उनके अनुसार आचरण करता है और उसमें अनुकरण की प्रवृत्ति उदय होती है। इस अवस्था में बच्चा परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आता है और उनके व्यवहार से प्रभावित होता है। सदस्यों द्वारा क्रोध, स्नेह, विरोध और सहयोग प्रदर्शित करते पर बच्चे में भी तनाव और प्रेम की स्थिति पैदा होती है। इस अवस्था में बच्चे में व्यक्तित्व के विभिन्न गुण उत्पन्न होते हैं। समाजीकरण की यह अवस्था माँ व बच्चे दोनों के लिए असुखकर होती है। बच्चे को दूध छुड़ाते समय, शौच प्रशिक्षण देते समय तथा उसे कष्ट उठाते देखकर माँ को आनंद नहीं मिलता। फिर भी उसके अंतिम परिणामों को सोचकर वह अपने को सांत्वना देती है। माता की दोहरी भूमिका होने के कारण वह कुछ हद तक बालक को परिवार के अन्य सदस्यों के दबाव से बचा पाती है और वह अपनी भावात्मक भूमिका निभाती है। इस अवस्था में बच्चा थोड़ा बहुत बोलने व चलने लगता है और उसके सामाजिक संबंधों का विकास हो जाता है, क्योंकि वह माँ के अतिरिक्त अन्य सदस्यों के संपर्क में आता है। अब हम चर्चा करेंगे इडिपल या तादात्म्यकरण की अवस्था। यह अवस्था लगभग 4 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 12-13 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था में बच्चा पूरे परिवार का सदस्य हो जाता है। इस अवस्था में बच्चा लड़के व लड़की के यौनिक भेद और शारीरिक भिन्नताओं को देख भले ही ले, परंतु उनमें यौनिक संबंधी प्रकारों का उसे ज्ञान नहीं होता। उसके लिए न तो माँ ही स्त्री होती है और न पिता ही पुरुष, किंतु धीरे धीरे उसमें यौन भावनाएं अव्यक्त रूप से विकसित होने लगती हैं। बालक से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने लिंग के अनुसार अपने को ढाले। लड़कों को उस व्यवहार के लिए पुरस्कृत किया जाता है जो लड़कों के लिए उचित हो और लड़कियों को लड़कियों की तरह व्यवहार करने के लिए पुरस्कृत किया जाता है। लड़कों को दिए जाने वाले खिलौने लड़कियों के खिलौनों से भिन्न होते हैं। इस अवस्था में बच्चा लिंग भेद सीखता है और अपने लिंग के बारे में पूर्णतः जागरूक हो जाता है। विपरीत लिंग के प्रति उसकी रुचि बढ़ने लगती है। बच्चे में यौन कल्पना को स्पष्ट करने में कुछ सांस्कृतिक तत्वों का भी योगदान होता है, जैसे लड़के व लड़कियों को भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र पहनाए जाते हैं। इस आयु में बालकों में यौन भावना का विकास इस सीमा तक हो जाता है कि वे अपने माता पिता तक से ईर्ष्या करने लगते हैं। बालक का माँ के प्रति प्रेम अचेतन रूप से उन्हें एडिपस कॉम्प्लेक्स अर्थात पुत्र का माँ के प्रति प्यार और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स अर्थात पुत्री को पिता के प्रति प्यार की ओर उन्मुख कर देता है।
मन के इस अंतरंग संकट से बचने के लिए तथा अपने स्वतंत्र अस्तित्व की नई मांगों को पूरा करने के लिए बच्चा अपने हमजोलियों के समूह में जाता है। तादात्म्यकरण स्थापना दो रूपों में होती है, एक सामाजिक भूमिका से तादात्म्यकरण और दूसरा सामाजिक समूह से तादात्म्यकरण। सामाजिक भूमिका से तादात्म्यकरण करने के लिए वह अपनी भूमिकाओं को आंतरिकृत करता है, उससे संबंधित योग्यताओं को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। उदाहरण के लिए बालक पिता, भाई, संबंधियों तथा परिवार के अन्य सदस्यों की आशाओं के अनुरूप भूमिका निभाना सीखता है। समूह से तादात्म्यकरण करने के लिए वह परिवार, अपने लिंग के साथियों, स्कूल के साथियों व मित्रों के अनुरूप कार्य करता है। जॉनसन के अनुसार बालक अपने समाजीकरण के तीसरे सोपान में 3 प्रकार के तादात्म्य स्थापित करता है। प्रथम, वह अपने पिता और भाइयों के साथ तादात्म्य स्थापित करता है, यानी कि लिंग भूमिका तादात्म्य स्थापना। द्वितीय, वह अपने भाई बहनों के साथ तादात्म्य स्थापित करता है, अर्थात परिवार में संतान की भूमिका। और अंत में वह पूरे परिवार के साथ एक सदस्य के रूप में तादात्म्य स्थापित करता है। इस प्रकार इस अवस्था में बच्चे में विभेदीकरण की प्रवृत्ति का विकास होता है। वह समझने लगता है कि पिता का स्थान माँ से भिन्न है। सफल तादात्म्य स्थापित करने के लिए जॉनसन ने परिवार में निम्नलिखित परिस्थितियों का होना आवश्यक माना है। लड़के को पिता एवं लड़की को माँ का पूरा स्नेह मिले। बच्चा परिवार या समूह में जिस सदस्य को अपना आदर्श मानता है उसका बच्चे से घनिष्ठ संबंध हो। अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति, विशेष रूप से माता, लड़के को अपने पिता को आदर्श मानने के लिए प्रोत्साहित करे। पिता का माँ से सम्मानपूर्वक व्यवहार हो। ये परिस्थितियाँ बच्चे में भावात्मक सुरक्षा उत्पन्न करेंगी, उसे कुंठा तथा तनावों से बचाएंगी, जो कि सफल समाजीकरण के लिए अति आवश्यक है। किशोरावस्था। किशोरावस्था जो प्राय यौवनागम के समय ही शुरू होती है, एक ऐसी अवस्था है जिसमें युवा बालक अथवा बालिका अपने माता पिता के नियंत्रण से अधिकाधिक स्वतंत्रता चाहते हैं, विशेष रूप से यौन संबंधी गतिविधियों में। इस अवस्था में बालक के शरीर में कुछ स्पष्ट शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं। यदि यौन कर्म की पूरी छूट दी जाए तो कोई समस्या खड़ी नहीं होगी, किंतु ऐसी छूट नहीं दी जा सकती। इसलिए इन शारीरिक परिवर्तनों के कारण किशोर के मन में एक तरफ स्वतंत्रता की कामना तीव्र होती है तो दूसरी तरफ वह स्वतंत्रता से भयभीत होने लगता है। किशोरावस्था काफ़ी तनाव भरा काल होता है, क्योंकि भावी वयस्क को प्राय स्वयं की कई आवश्यक निर्णय लेने होते हैं, जैसे जीवन साथी का चुनाव, अपने व्यवसाय का चुनाव आदि के निर्णय उसे स्वयं ही लेने हों तो उसके सामने दुविधा अवश्य आती है, क्योंकि उसके बाद उसे नई स्थिति के अनुसार नए कार्य करने होते हैं। उससे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह निर्णय करते समय पारिवारिक परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों को ध्यान में रखें। किशोर पर लगाए गए इस प्रकार के नियंत्रण उसके मनोभावों के प्रतिकूल होते हैं, अतः बच्चे को तनाव का शिकार सामना करना पड़ता है। किशोरावस्था में बच्चा परिवार के अतिरिक्त पड़ोस, विद्यालय, खेल के साथियों और नवागतों से संपर्क में आता है। इन सभी के विचारों और व्यवहारों से उसे समायोजन करना होता है। वह अपनी संस्कृति के अनेक निषेधों एवं यौन संबंधी निषेधों का पालन करना सीखता है। इस अवस्था में उसे अनेक नई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उसे कई नए अनुभव होते हैं। कई समाजों में तो किशोर को आर्थिक क्रियाओं में भाग लेना होता है। अपने आर्थिक जीवन से सफलता बहुत कुछ उसके समाजीकरण पर निर्भर करती है। इस अवस्था में उसे पराअहम अर्थात नैतिकता की भावना भी उसमें पैदा होती है। इस प्रकार इस अवस्था में सांस्कृतिक मूल्यों एवं व्यक्तिगत अनुभवों के द्वारा किशोर में आत्मनियंत्रण की क्षमता पैदा होती है। समाजीकरण के अन्य सोपानों पर भी हम चर्चा करेंगे। समाजीकरण की प्रक्रिया उपयुक्त चारों अवस्थाओं से ही समाप्त नहीं होती, परंतु ये आजीवन चलती रहती है, किंतु व्यक्तित्व निर्माण की दृष्टि से ये सोपान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बाद की अवस्थाओं में यह प्रक्रिया सरल हो जाती है, क्योंकि तब तक व्यक्ति भाषा का अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वह अपनी क्रियाओं को उद्देश्यमूलक बना लेता है। नई भूमिका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पहले पूरी की गई भूमिकाओं के अनुरूप ही होती हैं। अतः बाद की अवस्था में समाजीकरण की प्रक्रिया स्वचालित हो जाती है। किशोरावस्था के बाद भी समाजीकरण की प्रक्रिया 3 प्रमुख सोपानों युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था से गुजरती है। युवावस्था में व्यक्ति को अनेक नए पद प्राप्त होते हैं।
उनसे संबंधित भूमिकाओं को उसे निभाना होता है। उसे एक पति, पिता, दामाद, अधिकारी आदि की परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं और उनके अनुरूप भूमिकाएं भी निभानी होती हैं। इस अवस्था में वह परिवार तथा बाह्य जगत में कई महत्वपूर्ण दायित्वों को निभाता है। कभी कभी उसे भूमिका संघर्ष की स्थिति का भी सामना करना पड़ता है। प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति एक सामाजिक दायित्व की ओर बढ़ जाते हैं। उस पर अपने बच्चों की शिक्षा, दीक्षा एवं विवाह आदि का भार पड़ता है। उसे माँ बाप के रूप में एवं ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारियों या सेवक के रूप में नए उत्तरदायित्व संभालने होते हैं। जॉनसन कहता है कि कम से कम 3 कारणों से वयस्क का समाजीकरण बच्चों के समाजीकरण से सरल होता है। पहला, वयस्क साधारणतः उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करने को प्रेरित होते हैं जो स्वयं देख चुका है। जिस नई भूमिका को वह आंतरिकृत करने का प्रयास करता है उससे और उसके व्यक्तित्व में पहले से उपस्थित भूमिकाओं में काफ़ी समानता होती है। और तीसरा, समाजीकरण करने वाला भाषा के माध्यम से सरलता से सीख लेता है। वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक व सामाजिक दृष्टि से कई परिवर्तन आ जाते हैं। अब वह दादा, परदादा, ससुर, नाना आदि के रूप में कई नए पद ग्रहण करता है और उसके अनुरूप भूमिकाएं भी सीखता है। यदि वह नौकरी कर रहा है तो सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। अब वह आर्थिक रूप से कमाने योग्य नहीं रहता, अतः उसे पराश्रित होना पड़ता है। अनेक इच्छाओं का दमन करना पड़ता है। नई परिस्थितियों से अनुकूलन न कर पाने की अवस्था में उसे कई तनावों को सहन करना पड़ता है। पुत्र, पौत्र एवं स्वयं के विचारों में पीढ़ीगत भेद के कारण कई बार उसे लगता है कि उसके अनुभवों की अवहेलना की जा रही है और वह कुंठाग्रस्त हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्ति का समाजीकरण जीवन पर्यंत चलता है और वह कुछ न कुछ सदैव सीखता रहता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने समाजीकरण के विभिन्न स्तरों पर विस्तार से चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।